इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? फर्स्ट टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन अबाउट द अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। यहाँ बेसिकली हम क्लासिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेसिक्स ऑफ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बेसिक्स टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी विद एग्जांपल्स। ठीक है ना, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले पहले हम इसकी जो क्लासिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ रखी थी, जो आप पढ़ते थे, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा आपने क्लासिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। 12th में पढ़ते थे आप एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मतलब सेट थ्योरी पर बेस्ड अप्रोच पढ़ते थे आप 12th में, 11 12th में पढ़ते थे ना। तो हम दोनों को ही 11 12th की प्रोबेबिलिटी का बेसिक बताएंगे आपको, उसके बाद अपन बीटेक का बताएंगे, है ना। बीटेक वाला बस थोड़ा सा उसी से और आसान क्वेश्चन है एक्चुअली में देखा जाए तो आपका, ठीक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट समझना जरूरी है। तो बेटे सबसे पहले आप जो भी थ्योरी है ना, देखो बेटे ये यूनिट काफी लंबी हो गई है मेरे हिसाब से, जैसे ना आप भी देखोगे तो यूनिट को मैंने काफी लंबा कर दिया है मैंने। अच्छा लंबा क्यों किया मैंने? इसलिए बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती थी, बच्चे मुझसे बोलते थे सर गेट में सिलेबस में एजिटेज है आपकी यूनिट ये। तो बच्चे ने बोला कि सर गेट के सिलेबस जब भी बनाना नोट्स इस तरह से बनाना सर गेट के उसमें भी काम आ जाए। तो मैंने नोट्स इस तरह से बनाया गेट के सिलेबस में भी एजिटेज बेटे आपका पूरा का पूरा यूनिट सिलेबस में आपके में, तो हम गेट में पढ़ने के हिसाब से बना दिया। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब आपका देखा जाए तो मैंने स्टार्ट किया है आपका 10th जैसे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है 10th 11 12th का, वो बेसिक कवर किया है मैंने। तो उस बेसिक कवर करने में कम से कम आपके स्टार्टिंग के है ना कम से कम 17 पेज हैं, वो स्टार्टिंग के बेसिक में चले गए हैं वो। तो आपके उसके पार्ट नहीं, किसी बच्चे का प्रॉब्लम थी, बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर आपका काफी लंबा वो हो गया है सर यूनिट। मैंने हाँ अच्छा बेटे लंबे इसलिए हुए कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है ना। जो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के भी हैं वो भी इसके अंदर सॉल्व हैं, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन ये वाले, क्योंकि बताए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते, पर हाँ सॉल्यूशन दे दो तो कर लेते हैं वो। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। क्लियर है बेटा? इंट्रोडक्शन, देयर आर टू अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर? फर्स्ट अप्रोच इज क्लासिकल अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच इज axiomatic approach or set theoretic approach, or it is also known as the modern approach. The classical approach is developed by the French mathematician B. Pascal, and the axiomatic approach was developed by the Russian mathematician A. Kolmogorov in 1933. In the both approaches, we use a term very frequently, experiment, which is the term experiment is used in both the approaches. So now we define the experiment. First of all, we classify the experiment in two category. Number first is deterministic experiment and number second is probabilistic experiment. Deterministic experiments, those experiments which are repeated under identical conditions, those experiments which are repeated under identical conditions provide a same result at every time is known as the deterministic experiment. जैसे for example, experiment in science and engineering are repeated under identical conditions. In all the cases we get almost same result. क्लियर है ना? जैसे आप जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में या साइंस और इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट करते तो उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आता था। तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है ये हमारी प्रोबेबिलिटी के काम में नहीं आते। एक्चुअल में जो सेकंड आपका है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। Those experiments which are repeated under identical condition but produce but in every cases they provide a different outcome or they provide a different result are known as the experiment, sorry, are known as the random experiment. जैसे बेटे सिंपल समझना, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया अंडर द सेम आइडेंटिकल कंडीशन, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपके रिजल्ट है ना, जो उनके आउटकम्स, रिजल्ट को हम आउटकम्स भी बोलते हैं, आउटकम्स डिफरेंट होते हैं एट एवरी टाइम। जैसे आपने एक कॉइन है, एक कॉइन को आपने टॉस किया तो आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो आपका एक्सपेरिमेंट कैसा होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। क्लियर? जैसे अगेन रोलिंग ऑफ अनवाइड डाई, ठीक है,
जब आप अनबाइट डाई को रोल करते हो तो क्या आ सकता है, एनी वन ऑफ द फेसेस, 6 फेसेस में से कोई भी फेस आ सकता है आपका। और आप हर बार देखो, आप आइडेंटिकल कंडीशन में देखना, सेम आइडेंटिकल सेम पोजीशन में करना, सेम आइडेंटिकल कंडीशन में करना, बट आपका क्या होगा, कभी तो 1 फेस आएगा, कभी आपका 6 फेस आएगा, कभी आपका 2 फेस आएगा, कभी 3 फेस आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स में से आप कोई भी कार्ड ड्रॉ करो, आप एट सेम सिचुएशन, बट आपको आउटकम क्या मिलेगा, हर टाइम आपको डिफरेंट आउटकम मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। समझ में बेटे, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें आउटकम क्या होता है आपका, डिफरेंट आता है। ठीक है, दोज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन प्रोवाइड द डिफरेंट आउटकम एट एवरी टाइम। क्लियर? क्या करोगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको आप क्या करते हो, सेम आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट करते हो, बट इसमें क्या होते हैं, आउटपुट जो आपके आंसर जो आते हैं, रिजल्ट आते हैं, वो आपके क्या डिफरेंट आते हैं, उनको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशन दोनों क्लियर है, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले बेटे इसमें हम फर्स्ट अप्रोच पढ़ेंगे, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब बेटे क्लासिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम पहले। ठीक है, सबसे पहला बेटे आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने जो पढ़ रखा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो तरह के आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल होते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब दोनों को समझते हैं क्या होता है। इफ देयर आर n jobs j1 j2 dot 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 jn such that each job ji can be performed independently in mi ways, that means I is equal to 1 to the m1 way, m2 way, dot 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 mn way. Clear? Then total number of ways in which one of the job can be performed is equal to m1 plus m2 dot 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 mn। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ वे कैसे निकलेंगे, इन विच वन ऑफ द जॉब कैन बी परफॉर्म, तो हम ऐड कर लेंगे वहां पे। ठीक है, ऑल क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, इफ देयर आर n जॉब्स j1 j2 डॉट 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 jn such that each job ji can be performed independently in mi way। बेटे क्लियर, यहां पे i इज इक्वल टू क्या, i1 2 डॉट 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 n। देन total number of way in which all the jobs can be performed is m1 into m2 डॉट 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 mn। तो बेटे बेसिक डिफरेंस में आया। इसमें क्या बोलता है, सेम कंसेप्ट है आपका। ठीक है, इफ देयर आर n जॉब्स कैन बी परफॉर्म इन सच ए वे, ठीक है, इफ देयर आर n जॉब्स j1 j2 jn सच दैट ईच जॉब ji कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इन mi वे, देन टोटल नंबर ऑफ वे इन विच वन ऑफ दी जॉब कैन बी परफॉर्म, उनमें से कोई एक जॉब परफॉर्म हो जाए तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है बेटे, इसमें ऑल जॉब्स, देखो ये वाला आ रहा है ना, ऑल जॉब्स कैन बी परफॉर्म, यहाँ पे ऑल वर्ड आ रहा है। ठीक है, ऑल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एनी वन ऑफ दी जॉब्स, कोई भी एक जॉब। हाँ सर इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बेटा एग्जांपल नेक्स्ट, हाँ एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे दिया है मैंने। ठीक है, देखो बेटा सिंपल एग्जांपल इसका ये है ना, ऐसे कोई भी जॉब है, ठीक है, जॉब परफॉर्म हो रहा है आपका डिफरेंट वे में m1, ठीक है, और m2 डॉट 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 mn। अब कह रहा है एक जॉब उनमें से परफॉर्म हो जाए। ऐसे सिंपल एग्जांपल, ऐसे कोई प्रॉब्लम दे दी हमने, 3 बच्चों को प्रॉब्लम दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हमने 3 बच्चों को सॉल्व करने के लिए, ABC की 3 स्टूडेंट्स को दिया। ठीक है, और हम अब उनसे बोले हम कि भाई बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की समथिंग इसकी, इसे सपोज P1 है, इसकी P2 है, और इसकी बेटे P3 है। ये हमारा एडिशन रूल होता है, हम आगे बताएंगे, आगे जी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है हमें। अगर सपोज हम एक स्टूडेंट मतलब
वन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने 3 स्टूडेंट को दिया ए बी सी को, और हम बोल रहे हैं कि बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो हम क्या करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी केस में P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है बेटे, अगर हम कहें ऑल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, अगर ऑल वर्ड बोल दें तो क्या करेंगे हम उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो बस इसको बेटे ध्यान देना, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आ रहा है, वन ऑफ दीज, वन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ऑल द जॉब्स कैन बी परफॉर्म, वन ऑफ दी जॉब कैन बी परफॉर्म, तो यहाँ पे वन के बारे में बात कर रहा है तो हम ऐड कर लेंगे, और सबके बारे में कह रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब देखो इसका एग्जाम्पल दे रखा है हमने, देखो एक एग्जाम्पल है, देयर आर थ्री कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, ठीक है, 5 फॉर मैथमेटिक्स एंड 4 फॉर नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। अब फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी वे कैन दीज स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड, बट दीज लिखा ना, दीज मतलब इसका मतलब सबके बारे में बात कर रहा होगा, वन लिखा हो तो वन को मेंशन करता है, वन ऑफ दीज बोलता है उसमें, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड। सेकंड वाले पार्ट में देखो, इन हाउ मेनी वे वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, तो बेटे इसमें देखो वन ऑफ दीज बोल दिया, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, लास्ट वाले में तो लगेगा एडिशन रूल लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या लगेगा आपका, पहले वाले में फर्स्ट पार्ट में लगेगा आपका मल्टीप्लीकेशन। अब बेटे सिंपल देखो, सिंपल सा है, क्लियरली द स्कॉलरशिप, क्लासिकल स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड टू एनी वन ऑफ 3 कैंडिडेट्स, अवॉर्डेड कर सकते हैं 3 कैंडिडेट, सो देयर आर 3 वे ऑफ अवॉर्डिंग द क्लासिकल स्कॉलरशिप। Similarly, mathematics and natural science scholarship be awarded in 5 and 4 way respectively. क्लियर है ना, क्योंकि कितनी है आपके पास, क्लासिकल आपके पास 3 है, ठीक है, तो इसके कितने वे हो सकते हैं, 3 वे हो सकते हैं हम देने के मतलब स्टूडेंट को, है ना, और मैथमेटिक्स वाली 5 है तो 5 भी हो सकते हैं, इसलिए आपकी 4 है तो 4 भी हो सकते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वे कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वे ऑफ अवॉर्डिंग दीज स्कॉलरशिप किससे निकालोगे, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ऐड कर मल्टीप्लाई कर लोगे बेटे आप, 3 इंटू 5 इंटू 4 तो 60 आ जाएगा। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में देखो आप, इन हाउ मेनी वे वन ऑफ दीज बोल दिया स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वे ऑफ अवॉर्डिंग वन ऑफ 3 स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड इज गिवन बाई प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, वन कह रहा है ना, वन ऑफ दीज वर्ड आ रहा है ना, वन ऑफ दीज आता है, हम क्या कर लेते हैं, एडिशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो 3 + 5 + 4 इज इक्वल टू 12। क्लियर बेटे, आपका एडिशन रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। तो बेटे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब लगता है, जब कोई भी वर्क दे रखा है वो एनी वन पूछे आपका, ठीक है, एनी वन पूछ ले आपका, तो वहां पे क्या लगेगा, या वन ऑफ दीज इस तरह से आ रहा है आपको, तो वहां पे क्या लगेगा, एडिशन, और ऑल के बारे में कहे, ऑल के बारे में तो आपका मल्टीप्लीकेशन लगेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो बेटे, अब नेक्स्ट बेटे टर्म आता है आपका परमुटेशन, इनको बेटे हम यूज किया करेंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक बता दिया है, इसके लिए लंबा हो गया है आपका लेक्चर, है ना, सॉरी ये नोट्स इसी लंबे हो गए। परमुटेशन क्या होता है, ए परमुटेशन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज देयर अरेंजमेंट इन सम डेफिनिट ऑर्डर। क्लियर, तो क्या होता है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज क्या गिवन बाई NP-R। जैसे बेटे आपका कोई ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने ABC है, ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, इसे 3 है आपके, टोटल कितने 3, इसमें से टेकन टू एट ए टाइम, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेंगे आपके, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेंगे आपके, 3p2 मींस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 minus 2 फैक्टोरियल, दैट मींस 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अच्छा क्या आएगा, ये दिस इज द 6, 3 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 to 1, ठीक है 6। अब बेटे आपसे कहे कि 6 कैसे आए, तो देखो कैसे बनाए, 2 को एक साथ लेकर बनाने परमुटेशन, कैसे बनेंगे देखो, AB, ठीक है,
ए बी बन गया, ए बी बी सी, ए बी बी सी बन गया और बेटे एक बन जाएगा ए सी। एक तो ए बी बन गया, ए बी और ए सी दो बन गए आपके, एंड बी सी। अच्छा बेटे एक तो ए बी बन गया, अब बी ए भी तो बन जाएगा आपका, बी ए सी बी एंड सी ए बन गया ना, 6 परमुटेशन। क्लियर है? अच्छा सेकंड ये बेटे फर्स्ट वाला हो गया। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट है आपके ए बी सी है ना उनके, और टेकन आर एट ए टाइम, तो हमने 2 को लेकर बनाया है, टेकन 2 एट ए टाइम लेकर बनाया, तो कितना आ गया आपका परमुटेशन 3p2 यानी 6 आ गया, तो 6 ये बन गया आपके, ठीक है बेटे 6 ये बन गया आपके। क्लियर है ना यहां तक? अच्छा अगेन permutation with repetition, the number of permutation of m objects of which n1 are alike one kind and n2 are alike second kind and n are alike rth kind is given by m factorial upon n1 factorial n2 factorial dot 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 nr factorial। तो बेटा इसका हम एग्जांपल बताते हैं आपको, देखो बेटा समझना एग्जांपल क्या होता है आपका। एक हम ले लें वर्ड ले लें, मैथमेटिक्स ही ले लें, चलो मैथमेटिक्स, ठीक है लिखो मैथमेटिक्स। तो बेटे टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितनी है देखो इसमें, टोटल नंबर वर्ड कितनी है देखो, एम क्या हुआ, एम यहां पर हो गया बेटे आपका 11, देखो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटे इसमें देखो रिपीट कौन कौन से, देखो बेटे एम देखो कितनी बार आ रहा है, एम देखो बेटे एम 1 टाइम, एम को देखो बेटे पहले एम कितनी बार आ रहा है, एम देखो एम एक तो एम आ रहा है बेटे, एम 2 टाइम आ रहा है, तो 2 रिपीट हो रहा है एम, ठीक है। तो बेटे हमने एम को ले लिया, तो बेटे अब थोड़ा ना इसको आप थोड़ा सा टिक लगा दो, इसके लिए आप दोबारा काउंट कर लो इसको, ठीक है। अब ए देखो बेटे ए कितनी बार आ रहा है देखो इसमें, हियर ए इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो बेटे ए को भी टिक लगा दो आप, ठीक है। अच्छा टी देखो बेटे टी 2 टाइम्स, टी भी 2 टाइम्स, टी भी 2 टाइम्स, ठीक है, टी को भी टिक लगा दिया आपने, ठीक है। एंड एच इज 1 टाइम, तो बेटे 1 टाइम आते उनको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम है ना। ई ऑल्सो 1 टाइम, इज ऑल्सो 1 टाइम, ठीक है, जरूरत लिखने की इनके, ठीक है। आई सी एस ऑल्सो 1 टाइम। तो बेटे क्या बनेगा इसमें बताओ, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेगा बताओ इसमें, 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल into 2 factorial into 2 factorial and 1 factorial 1 factorial 1 factorial, बेटे जरूरत लिखने की, ठीक है, नो नीड टू राइट हियर, ठीक है। सो जी क्या बना आपका देखो बेटे, अब आ जाएगा, निकाल लोगे ना इसको, क्लियरली निकाल लोगे ना, तो ये कैलकुलेशन कर लोगे आप, आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बेटे आपका रिपीटेशन वाला, तो दोनों बेटे क्लियर है आपको दोनों। एक तो बेटे क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो तो उसमें लगेगा NPR, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अगर आपके रिपीटेशन ऑब्जेक्ट हो तो बेटे इसमें ये वाला लग जाता है फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। ये टोटल आपके एम थे और ये डिफरेंट काइंड के लगा दिया आपने। अब बेटे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है बेटे, इसको देखना कॉम्बिनेशन क्या होता है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाय NCR। NCR is defined as n factorial upon r factorial into n minus r factorial। अब बेटे सेम एग्जांपल लेके समझाता हूं, बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटे ध्यान देना, देखो बेटे ये वाला इसमें ऑर्डर पे डिपेंड करता है, आपका ये वाला है ना, परम्यूटेशन ऑर्डर पे डिपेंड करता है, बट कॉम्बिनेशन ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं आपको बता रहा हूं बेटे एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे वाला हमने ले लिया ABC, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। तो कितने बनेंगे बेटे इसके, देखो हमने एक तो बन जाएगा बेटे ए बी बन गया आपका फर्स्ट, दूसरा ए बी के बाद क्या बनेगा AC, ए बी बन गया बेटे और AC बन गया और BC बन जाएगा बस, ठीक है। 3 ही बनेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करते बेटे, इसमें ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, इसमें ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता इसलिए, ठीक है। इसमें देखो इसमें ए बी है और बी अलग अलग हो गए इसमें, है ना। तो इसमें ऑर्डर पे देखो, पहले हमने ए बी लिखा फिर बी ए लिखा, पहले इसको तो इसमें ऑर्डर पे ध्यान दिया आपने, पहले ए को लिखा फिर बी को लिखा फिर बी, फिर बाद में पहले बी को लिख दिया फिर ए को लिख दिया। बट बेटे यहाँ पर ए बी और बी इक्वल होते हैं इसमें पर कॉम्बिनेशन में, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे बेटे, 3। चेक कर लो बेटे हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्ड कितने बेटे हमारे पास 3 है ना, 3 हमने 2 एक साथ लिए हैं, तो क्या बनेगा देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको बेटे कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है बेटे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका 3। तो बेटे क्लियर है ना,
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेटे क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, परमुटेशन में आप ऑर्डर पे ध्यान देते हो, ऑर्डर को आप, ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर होता है, बट यहाँ पे बेटे ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, ए बी और बी ए का मतलब एक ही होता है, इसलिए हम एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ए सी और सी ए का मतलब एक ही होता है, तो इसलिए हमने एक बार ही लिखा, हमने बी सी और सी बी का एक ही होता है, बट परमुटेशन में ये अलग अलग होते हैं, बट कॉम्बिनेशन में आपका, ठीक है, सेम होते हैं, इसलिए हम उनको, तो इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अच्छा बेटे फैक्टोरियल के बारे में तो पता होगा, फैक्टोरियल बेटे एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन मींस प्रोडक्ट ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है बेटे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है बेटे। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 into 2 and 2, 3 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 यानी 6, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, ध्यान रखना बेटे, 0 फैक्टोरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती करते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा रिजल्ट है आपका। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है बेटा। और n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n into n-1 फैक्टोरियल होती है ना, ये वाले कुछ रिजल्ट है बेटे जो हमने पढ़ रखे थे परमुटेशन में। तो बस इतनी जरूरत चाहिए मेरे को बस, और मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, इतनी नॉलेज आपको है काफी है मेरे लिए, ठीक है, मतलब हमारे लिए काफी है स्टैटिक्स पढ़ने, मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बेटे सारा का सारा 12th का ही चल रहा है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे आपके इसमें टर्म आते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इवेंट क्या होती है ना बेटे, कंपाउंड इवेंट, ये सारी नॉलेज होना बहुत जरूरी है सारे की, है ना। तो इन डेफिनेशनों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है आपको, कोई भी डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझना है। अच्छा बेटे डेफिनेशन आपको याद ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको एग्जाम्पल उसका याद होना चाहिए, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल ये होता है, ठीक है। हमें डेफिनेशन याद करने की मेरे को कोई नीड नहीं है, समझ में आ रहा है बेटा, हमें कोई भी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अगर डेफिनेशन पढ़ लो, अगर डेफिनेशन हमें याद भी नहीं है तो हमें क्या होना है, हमें सिर्फ याद रखना है एग्जाम्पल, क्योंकि हम बता सकें अरे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम्पल बता दो, देखो सर ये एग्जाम्पल है इसका, अच्छा ठीक है, खत्म काम हमारा, ठीक है बेटे। तो कुछ टर्म आते हैं, सबसे पहले बेटे आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो आप पढ़ रखे हो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, दोज एक्सपेरिमेंट विच आर रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन बट दे प्रोवाइड द डिफरेंट आउटकम एट एवरी टाइम, क्लियर, आर नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हमने पढ़ रखे हैं, जैसे आपने टॉस ए कॉइन, थ्रो ए डाई, ठीक है, सेलेक्ट ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, सेलेक्ट ए फैमिली आउट ऑफ ए गिवन ग्रुप ऑफ ए फैमिली, ठीक है, ऑल आर एग्जांपल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लियर। अच्छा इनके जो जिनके रिजल्ट मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो इनका रिजल्ट आता है ना, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, तो टॉस किया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, जो रिजल्ट मिलता है ना, रिजल्ट आता है कि हेड और टेल, उसको हम बोलते हैं आउटकम, जो रिजल्ट आता है ना हेड, उसको बोलते हैं आउटकम, क्लियर है। चलो बेटे सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बताते हैं, डाई क्या होता है, डाई जो आपने पढ़ रखा, आपने करते भी होंगे, जैसे आपने जब पढ़ते होंगे छोटी क्लास में तो लूडो वगैरह खेलते होंगे आप, लूडो है ना, तो उसमें जो एक वो यूज होता है क्यूब टाइप का, उसमें 6 फेसेस होते हैं ना, उसको बोलते हैं डाई, ठीक है। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है इसकी, ये तो सिंगुलर फॉर्म है, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है डाइस, है ना, ये सिंगुलर फॉर्म है इसकी, डाइस की जो सिंगुलर फॉर्म होती है डाई, ठीक है। तो ए डाई इज सेम क्यूब, देखा सम क्यूब यूज्ड इन द गैम्बलिंग ऑन इट्स 6 फेसेस, डॉट्स आर मार्क्ड एज, ठीक है, फेस होते हैं, फर्स्ट फेस पे डार्क मतलब 1 डॉट होता है, नेक्स्ट फेस पे 2 डॉट होते हैं, ठीक है, ये डॉट इस तरह के होते हैं आपके होते हैं, इनको आप देखोगे इस तरह से बने होते हैं, इनको आप देख लोगे ना, इस तरह से बने होते हैं, ये कुछ इस तरह से बने होते हैं आपके, ठीक है। तो मैंने डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बनाया है, आप देख लोगे, ये एक ही क्यूब होता है, बस उसके 6 डिफरेंट फेस होते हैं आपके, ठीक है। द प्लूरल ऑफ डाई इज डाइस। अब हम बात करते हैं पैक ऑफ कार्ड्स कंसिस्ट्स ऑफ 4 सूट कॉल्ड, नंबर फर्स्ट स्पेड, नंबर सेकंड हार्ट्स, नंबर 4 डायमंड, और नंबर 3 डायमंड, और नंबर 4 क्लब्स। अच्छा बेटे इनकी शेप इस तरह की होती है, कुछ शेप मैंने बनाई थी ना, इसका इस तरह का होता है ना, उसकी शेप इसी हार्ट जैसी शेप होती है ना बेटे, इसका ये डायमंड जैसी शेप होती है, इसकी कुछ बेटे क्लब्स, इनकी शेप इस तरह की होती है ना। और इसमें 2 फेस होते हैं ना बेटे, 2 जो फेस होते हैं वो आपके ब्लैक होते हैं, और जो 2 होते हैं, जो मतलब इसमें
4 तरह के होते हैं ना इसमें, तो 2 टाइप के जो होते हैं वो आपके ब्लैक होते हैं और जो 2 टाइप के वो आपके रेड होते हैं। इसमें लिख रखा है देखो, ईच सूट consists of 13 cards of which 9 card are numbered from 2 to 10। फर्स्ट वाला तो बेटे एस होता है आपका, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम एस बोल देते हैं, ये नंबर नहीं होता आपका, नंबर होता ही नहीं है आपका, ठीक है, एक तो एस होता है। फिर आपका सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहां तक नंबर होते हैं आपके, ठीक है, ये आपके नंबर्ड कार्ड होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आपका जो 11th पोजीशन पर बेटे इसकी पोजीशन मानते हैं, जो आपका क्या होता था, याद है आपका क्वीन, ये वाला आपका नंबर बेटे होता नहीं एक्चुअली, ये नंबर नहीं होते आपके, ध्यान रखना, ये नंबर नहीं होते आपके, ये नंबर फेस नहीं है, ये सिर्फ फेस कार्ड है ये वाले, है ना। ये क्या होता है आपका, क्वीन के बाद क्या होता था आपका जैक, और लास्ट वाला क्या होता था, किंग, राजा, है ना। क्वीन इसे गुलाम बोलते थे, गुलाम, और ये आपका राजा हो गया आपका किंग, क्लियर है। बादशाह, है ना, बादशाह पढ़ते थे ना, बादशाह बोलते थे। तो बेटे इसके बारे में तो आप सबको जानते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें ये नंबर कार्ड होते हैं, इसमें दो जो 2 टाइप के जो होते हैं उनका कलर ब्लैक होता है, और जो 2 टाइप के होते हैं उनका कलर आपका रेड होता है, ठीक है। और हर एक टाइप का 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। और कार्ड्स में क्या होता है, 13 कार्ड में जो फर्स्ट जो कार्ड होता है उसको एस बोलते हैं, इक्का, हिंदी में इक्का बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर कार्ड होते हैं, नंबर पड़े होते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वीन, उसके बाद जैक, इसके बाद किंग, ठीक है। तो आपके क्वीन 4 होती हैं, जैक भी 4 होते हैं आपके, और किंग भी 4 होते हैं। बट हर एक टाइप का जो कार्ड है ना वो 4 होते हैं, 4 हर टाइप का 4 ही होते हैं आपके, ये भी आपके 4 होते हैं, ठीक है, सब टाइप के 4 होते हैं। अब हम क्वेश्चन में तो हम देख लेंगे बेटा, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इनमें तो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो वो हमें बेसिक नॉलेज है, सब बच्चों को है बेसिक नॉलेज, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब बेटे अब हम बात करते हैं आउटकम, जो मैंने बताया था ना, जो अभी हमने बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब बता रहे हैं बेटे आउटकम। अब यहाँ पे आउटकम, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द आउटकम, और बेटे इसको हम इवेंट भी बोल देते हैं ना, इवेंट जो सी भी है। तो बेटे ना एक टर्म है ना ट्रायल एंड इवेंट, कभी कभी हम ट्रायल और इवेंट भी बोलते हैं। ट्रायल मतलब आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड इवेंट आउटकम, इसलिए मैं लिख दिया है इसको, ठीक है। कभी कभी ट्रायल भी यूज करते हैं। लेट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, देन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द ट्रायल, एंड the possible outcome of the experiment is called the event। जैसे if a coin is tossed repeatedly, the result is not unique, we may get any one of the 2 faces, head or tail, thus the tossing of a coin is random experiment or trial, and getting of head or tail is an event or outcome। Throwing, second example, throwing of a die is a trial, and getting 3 on its upper face is an elementary event। Clear? Drawing a card from a pack of 52 well shuffled playing cards is a trial, and getting a card is elementary events। Clear? Drawing 2 cards from a bag containing 4 white and 6 red balls is a trial, and getting 1 red or 1 white ball is an elementary event। जैसे बेटे आप सपोज करो आप किसी मॉल में गए, आपने 4 शर्ट, आपको एक शर्ट खरीदनी है आपको, है ना, तो आपने 4 शर्ट आपने ट्रायल रूम में गए, आपने चेक किया, आपने 4 शर्ट चेक किया आपने, और देखा आपने कि ये पसंद आ रही है नहीं आ रही है ना, तो आप उसमें से जब एक को सिलेक्ट करते हो ना, तो उसको जब आप जो आप 4 शर्ट आपने ली, उनको आपने ट्राई करके देखा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रायल और एक्सपेरिमेंट, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो आपने उसमें से एक सिलेक्ट करो, परचेज आप एक करोगे ना, आपको एक ही शर्ट की नीड है, तो आप एक शर्ट उसमें से सेलेक्ट करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा, और वही आपका इवेंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बेटे यहां तक? चलो अब बेटे बात करते हैं कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स बेटे देख से पता लग रहा है, कंपाउंड मींस एक साथ अकर होती है कुछ इवेंट्स, है ना, जैसे इवेंट्स ऑब्टेन बाय combining together 2 or more events are known as the compound events। Clear? Compound events, जैसे for example, in a throw of a dice, the event getting a multiple of 2
getting a multiple of 2 is the compound event because this event occurs if any of the event 2, 4, 6 occurs. ठीक है, आपने देखा getting multiple of 2 that means getting a even number. तो even number बेटे आपका 2 भी होता है, मल्टीपल 2, इस 2 के मल्टीपल 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, तो आपके कुछ भी आ सकते हैं, 2 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो आपका कैसा होगा, कंपाउंड इवेंट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है, देन द इवेंट गेटिंग ए किंग, इवेंट गेटिंग ए किंग इज ए कंपाउंड इवेंट। क्यों? कि कोई भी 4 किंग होते हैं आपके, 4 किंग होते हैं, उनमें से कोई भी आ जाए आपका, एनी वन ऑफ 4 किंग्स appears in the draw, क्लियर। तो ये भी आपको क्या होगा, कंपाउंड इवेंट्स होंगे आपके, क्लियर है ना। तो बेटे कंपाउंड इवेंट्स क्लियर है आपकी। चलो नेक्स्ट Yes, आपका sir. है, हाँ नेक्स्ट आपका बेटे आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स और केसेस। ये क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल आर नोन एज द एग्जॉस्टिव इवेंट्स और केसेस। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना। देखो जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो देयर आर 2 पॉसिबल एग्जॉस्टिव केसेस। क्या क्या होंगे आपके, हेड और टेल, बिकम हेड और टेल, है ना। जब कॉइन को आप टॉस करते हो तो क्या आ सकता है आपका, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, एक्चुअल में टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो क्या आउटकम में बी हेड और आउटकम में बी टेल, तो इसका क्या बनेगा, रैंडम, इसका एग्जॉस्टिव केसेस यहाँ पे 2 बनेंगे। जैसे बेटे आपने इन throwing of a die there are 6 exhaustive cases since any one of 6 faces 1 2 3 4 6 6 1 2 3 4 5 6 may come uppermost, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस कितने होंगे, जैसे आप डाइस को थ्रो करते हो तो क्या क्या आ सकता है आपका, फेस 1 भी आ सकता है, फेस 2 भी आ सकता है, फेस 3 भी आ सकता है, फेस 4 भी आ सकता है, फेस 5 भी आ सकता है, फेस 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने होंगे, यहाँ पर 6 होंगे यहाँ पे, ठीक है बेटे। यहाँ पे कितने होंगे बेटे, यहाँ पे 2 होंगे, क्या बनेंगे, हेड एंड टेल, सॉरी इसमें क्या बनेंगे, इसमें हेड और टेल है ना, हेड और टेल 2 आएंगे इसमें। और यहाँ पे क्या होंगे आपके 1 to 6 होंगे आपके। अच्छा, इन throwing 2 cards from a, बेटे थ्रो यहाँ पे ड्रॉइंग आएगा, ए ड्रॉइंग थ्रो लिख दिया है, ठीक है। इन throwing 2 cards from a pack of well shuffled pack of 52 playing cards, then total number of exhaustive cases, बेटे कितने बनेंगे, 52 आपके प्लेइंग कार्ड है, उसमें से आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए, तो क्या होंगे, हाउ मेनी कार्ड्स, हियर क्या होंगे, द सेलेक्टिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सिलेक्शन किससे देते हो आप, सिलेक्शन देते हो कॉम्बिनेशन से, है ना। तो 52 में से सी 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो क्या निकलेगा उसका एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, क्या निकलेंगे 52 C2, क्लियर है ना। अच्छा, इन थ्रोइंग ऑफ एंड डाइस, इन थ्रोइंग ऑफ एंड डाइस टूगेदर, बेटे टूगेदर, तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे बेटे आपके 6 into 6, ध्यान रखना, सॉरी 2 को करोगे तो बेटे 6 into 6, आपने एन डाइस किए हैं तो आपके कितने बने 6 to the power n। अगर बेटे 2 डाइस होंगे तो 6 into 6 बनेगा, ठीक है। अगर 3 डाइस होंगे तो क्या बनेगा 6 into 6 into 6, 3 आ जाएगा, ठीक है, पावर 3 हो जाएगी। अगर n डाइस होंगे तो क्या होगा 6 to the power n, ये आपका 6 to the power 3, दिस ऑफ द 6 to the power 2, ठीक है। और 1 डाइस होगा तो बेटे 6 की पावर 1, दैट मीन 6 होगा आपका, क्लियर है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इन ड्रॉइंग द 2 balls from a bag containing 8 white and 5 black balls, बैग में 3 तो आपकी व्हाइट बॉल है, ठीक है, और 5 आपकी ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल कितनी हुई 8 बॉल्स। अब आपको क्या करना है, इसमें से 2 बॉल ड्रॉ करनी है आपको, तो हाउ मेनी वे सेलेक्टिंग 2 बॉल आउट ऑफ 8 बॉल, किससे निकलेगा, कॉम्बिनेशन से 8C2, सिंपल, क्या निकलेगा, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस क्या बनेगा यहाँ पर 8C2, क्लियर है। 2 balls कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 8 बॉल इज 8C2 वे, ठीक बता रखा है बेटे यहाँ पे। तो बेटे क्लियर है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स और केसेस क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर है। बहुत सारे एग्जांपल ही लिखिए आपको बेटे, क्लियर हो जाए कंसेप्ट आपका, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट
mutually exclusive events. Events are said to be mutually exclusive if happening of any one of them prevents the happening of all the others. That means no two or more of them can happen simultaneously in a trial, in a same trial. देखो बेटे, आपने एक बार में फर्स्ट में आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को आपने क्या किया, कॉइन को बेटे आपने टॉस किया, तो क्या आ सकता है आपका, अगर बेटे हेड आएगा तो हेड क्या करेगा, हेड टेल को रोक देगा आपका, ठीक है। अगर बेटे इसमें टेल आएगा तो टेल क्या करेगा, हेड को रोक देगा। तो इसमें क्या होगा, हेड और टेल इन ए सिंगल टॉयज, हेड एंड टेल क्या होंगी आपकी, कैसी इवेंट होंगी, हेड एंड टेल द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो बेटा, इन टॉसिंग ए कॉइन देयर आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इफ हेड कम्स इन ए ट्रायल देन टेल कैन नॉट कम इन द सेम ट्रायल और वाइस वर्सा। बता दिया बेटे, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। अच्छा, इन ए थ्रो ऑफ ए डाई देयर आर 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी। बेटे पता ना, थ्रो जैसे आप डाइस को थ्रो करोगे, अगर आपका एक आ गया तो एक क्या करेगा, वो सबको रोक देगा। वो देखा ना, 6 जब डाइस को थ्रो करते हो तो एक ही आपका अपर जो फेस होता है उस पर एक ही आता है, एक ही पॉइंट आता है ना, तो बेटे वो एक क्या कर रहा है, वो एक सबको रोक रहा है आपका। तो सारी जो इवेंट है, गेटिंग 1 फेस 2 फेस 3 4 6 5 6 फेस, गेटिंग 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 6 फेसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है, एक ही ट्रायल में, सेम ट्रायल में जब पहली बार जब ड्रॉ करोगे तो या तो 1 फेस आएगा या आपका कोई भी अदर फेस और कोई अदर फेस नहीं आएगा। जब आपका सेकंड फेस आएगा तो उसके बाद कोई और अदर फेस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट कार्ड देखो बेटे, इन ए ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए 52 प्लेइंग कार्ड देयर आर 52 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी कि नहीं। आप जिस कार्ड को ड्रॉ कर लोगे वो क्या करेगा, वो सबको रोक देगा, वो एक वही कार्ड आएगा आपका। रोलिंग ऑफ 2 डाइस द इवेंट ऑफ फेस मार्क्ड 5 appearing on the first die and face mark second die on the other are not mutually exclusive। ठीक है, अब जब देखो बेटे 2 बार कर रहे हो आप तो नहीं होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है कि नहीं। जब आप एक बार में करोगे तो देखो बेटा, फर्स्ट बार आपने 2 डाइस लिए, पहली बार आपने एक को अलग से थ्रो किया आपने, है ना, तो उस पर कुछ भी आ सकता है और दूसरे पर भी कुछ भी आ सकता है, बट एक दूसरे रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जब 2 डाइस को अगर थ्रो करोगे तो 5 इस पे भी आ सकता है, 5 इस पे भी आ सकता है, तो ये आपका कैसी होगी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होगी, ध्यान रखना, इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर, चलो अब बेटे हम बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट बेटे वो इवेंट होते हैं जिनके आने के चांस इक्वल होते हैं, ठीक है, और इफ ऑल द इवेंट इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैव द सेम चांस ऑफ हैपनिंग आर कॉल्ड द इक्वली लाइकली। जैसे बेटे आपने देखा, कॉइन को टॉस करते हो आप तो क्या होता है, तो आपका हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, उनके हेड और टेल आने की जो चांस होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, हेड के आने के चांस 1/2 और टेल के 1/2, तो ये इवेंट कैसी होगी आपकी, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गई। ऐसे बेटे आपने देखो, इन ए थ्रो ए अनवाइज्ड डाइस ऑल द 6 फेसेस आर इक्वली लाइकली इवेंट, हर एक फेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 1/6, तो चांस ऑफ अकरेंस या चांस ऑफ हैपनिंग सबके सेम होंगे ना, सबके, हर एक फेस के 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस एंड 6 फेस। ऐसा तो नहीं है कि जिसका फेस ज्यादा होगा कि उसका ज्यादा होगा। ऐसे बेटे आप वोट में देखते हो, वोट में आप देखो, चाहे तो वोट प्राइम मिनिस्टर का वोट हो, चाहे वोट आपका एक आम नागरिक का वोट हो, तो वहां पे क्या होता है, वोट की वैल्यू तो इक्वल होती है ना, होती है कि नहीं। अब कोई सपोज करो कोई बंदा एक वोट से हार रहा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर, ऐसा तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर वोट डालेंगे तो उसके 4 वोट पड़ जाएंगे या 10 वोट पड़ जाएंगे, भाई ऐसा तो नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर एक आम नागरिक वोट डाल देगा तो वहां पे वोट की जो है ना बेटे, वोट डालने का जो प्रोसेस है, जो वोट डालने का जो तरीका है, वो आपका कैसा है, वो उसमें जो विनिंग के लिए क्या होता है, विनिंग में क्या होता है, उसका इक्वल वो होता है आपका, इक्वल चांस ऑफ अकरेंसेस होता है इवेंट में, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसको समझना क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहले हम डेफिनेशन बताते हैं। इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if happening or non-happening of one event is not affected by happening or non-happening of the others। clear है, तो otherwise they are said to be dependent,
ठीक है, किसी भी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का किसी दूसरी इवेंट पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट दीज इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, अब बेटे हम इनके एग्जांपल बताते हैं। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बहुत ही सिंपल एग्जांपल हैं, जैसे इन टॉसिंग ऑफ ए अनबाइस्ड कॉइन, एक अनबाइस्ड कॉइन है, ठीक है, आप उसे टॉस करते हो, आपका द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड इन द फर्स्ट टॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग ए हेड इन द सेकेंड एंड थर्ड एंड सब्सिक्वेंट थ्रो। जैसे बेटे आपने सपोज करो, आपने एक कॉइन को टॉस किया, फर्स्ट टाइम आपने सपोज किया, फर्स्ट टाइम आपने कॉइन को आपने टॉस किया, तो क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जब आप सेकंड टाइम करोगे, आप थ्रो करोगे सेकंड टाइम, तो उस केसेस में भी आपका हेड एंड टेल, ठीक है, आ सकता है। तो बेटे इसमें हेड आने की इवेंट और इसमें हेड आने की इवेंट दोनों कैसी होंगी, आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। जैसे सपोज नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए डाइस इज थ्रोन, द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट थ्रो डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ सेकंड थ्रो। ठीक है, जब टू डाइस हैं और आपको उनको एक साथ थ्रो कर रहे हो, तो फर्स्ट वाले पर जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड वाले पर रिजल्ट जो आएगा वो दोनों कैसे होंगे, आपके इंडिपेंडेंट होंगे ना। फर्स्ट वाले पे भी कुछ भी आ सकता है, सेकंड वाले पे भी कुछ भी आ सकता है, कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे में। अब देखो बेटे सिंपल एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझो इसे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ वी ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स and replace it before drawing the second card, then result of the second draw is independent of the first draw। देखो बेटे आपने 52 प्लेइंग कार्ड है, 52 आपके प्लेइंग कार्ड, समझना इस एग्जांपल को, 52 प्लेइंग कार्ड है, फर्स्ट टाइम समझो आप, आपने इसमें से कोई भी कार्ड ड्रॉ किया, सपोज वन कार्ड आपने ड्रॉ किया है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, जैसे आप नंबर ऑफ वे क्या होंगे आपके 50C2 हो जाएंगे आपके, सॉरी 50C1 हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, एक कार्ड, ठीक है, अब आपने क्या किया, उस कार्ड को आपने ड्रॉ किया और ड्रॉ करके उसी में रिप्लेस कर दिया, तो अगेन आपके 52 हो जाएंगे, आपके अगेन 52 ही तो हो जाएंगे कार्ड आपके। फिर आपने ड्रॉ किया, फिर आपने वन कार्ड ड्रॉ किया, तो ये दोनों इवेंट कैसी होंगी आपकी, कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी आपकी, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब अगेन समझो बेटे, इसी एग्जांपल को समझो। देखो आपने क्या किया, 52 प्लेइंग कार्ड में से आपने वन कार्ड ड्रॉ किया, ठीक है, वन कार्ड ड्रॉ किया और ये इवेंट आपने निकाली, सपोज इवेंट E1 है आपकी, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटे, जो कार्ड आपने ड्रॉ किया था ना, उस कार्ड को उसमें रिप्लेस नहीं किया, आपने क्या किया, उस जो कार्ड आपने निकाला है ना उसको उसमें रिप्लेस नहीं किया उसमें, तो आपके अब कार्ड कितने होंगे, अब कार्ड आपके 51 हो जाएंगे, कोई एक कार्ड निकल गया उसमें से। अब आप ड्रॉ करोगे वन कार्ड, तो ये वाली इवेंट जो आएगी E2, ये कैसी होंगी आपकी, डिपेंडेंट इवेंट होंगी कि नहीं, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करेगी। अब समझना एग्जांपल को, आपने प्लेइंग कार्ड में से कार्ड निकाला और निकाल के आपने उसमें दोबारा रख दिया, तो जब आपने पहले एक कार्ड निकाला वो वाली इवेंट और आपने उसमें रिप्लेस कर दिया, फिर दोबारा आपने कार्ड निकाला, तो वो दोनों इवेंट कैसी होंगी आपकी, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। जब आपने कार्ड निकाला, निकालने के बाद आपने क्या किया, उसको अलग रख दिया, फिर आपने दोबारा जब कार्ड निकालोगे तो ये क्लियर हो गया कि जो पहला कार्ड आपने निकाला वो दूसरी बार में नहीं आएगा वो, तो दोनों इवेंट कैसी होंगी आपकी, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगी। क्लियर बेटा ये कंसेप्ट। तो इस वाले एग्जांपल को याद रखना, ठीक है, ये वाला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखने के लिए, समझाने के लिए किसी को भी, ठीक है ना, समझा दोगे ना। 52 प्लेइंग कार्ड में से जब आपने एक कार्ड निकाला तो उसकी इवेंट सपोज E1 है, ठीक है। अब उसने कार्ड, जब आपने कार्ड निकाला उस कार्ड को आपने रिप्लेस नहीं किया उसमें, तो जब रिप्लेस नहीं करोगे तो अब कार्ड कितने बचे, रिमेनिंग कार्ड आपके बचते हैं 51। क्लियर। अब 51 में से वन कार्ड आप ड्रॉ करोगे आप, तो देन इन दिस केस रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे आपके, 50 हो जाएंगे। तो देखो बेटे ये वाली इवेंट E1 एंड इवेंट E2 कैसी होंगी आपकी, बोथ इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है, डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। और जब आप कार्ड को निकाल के उसमें रिप्लेस करके दोबारा निकालते हो तो आपकी इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर है एग्जांपल। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटे, इफ टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर देन गेटिंग एन इवन नंबर इन फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट टू गेटिंग एन ऑड नंबर इन सेकंड।
क्लियर, ये भी आपकी इंडिपेंडेंट होंगी। तो बेटे डिपेंडेंट इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट का आपको कंसेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? बताइए। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट मींस बेटे एक दूसरे पे डिपेंड करती है इवेंट, तो आपके डिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट जैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जैसे देखो बेटे हमारे पास या इस क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, है ना, क्लास में 2 स्टूडेंट हैं या 3 स्टूडेंट क्लास के ले लिया हमने, और उनके सॉल्व करने का जो चांस होगा वो कैसा होगा आपका, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो इवेंट होगी वो इवेंट कैसी होगी, इंडिपेंडेंट ही होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले वाले बच्चे का सॉल्व करने का प्रोसीजर दूसरे वाले पर डिपेंड करता हो, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सब हर एक स्टूडेंट कैपेबल है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है बेटे, क्योंकि सेम चांस ऑफ अकरेंस होता है हमारा, ठीक है। तो उनके सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होगा, सॉल्व करने का जो इवेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैसी होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, ठीक है ना, ठीक है। चलो अच्छा बेटे, हमने एक सेम क्वेश्चन पेपर दिया और हमने उसमें दे दिया 3 बच्चों को दे दिया, उसमें सेक्शन बना दिए ए बी सी, है ना, तो उसको सॉल्व करने का जो होगा ना वो आपका डिपेंडेंट को, ए डिपेंड करेगा, ए सॉल्व करेगा, देन बी सॉल्व करेगा, देन सी सॉल्व करेगा, सेक्शन सॉल्व करेगा, तो वो आपका अलग अलग हो गया आपका, है ना, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हमने सेम क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट सेक्शन थे और 3 बच्चों को हमने दे दिए, और 3 स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको हम बोल देंगे कि ये वाला सेक्शन ए को करना है, ये बी को करना है, सी को करना है, तो उनके तीनों स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे आपका डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे आपकी, ठीक है, क्लियर है। हाँ, बट एक क्वेश्चन हम 3 बच्चों को दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन हम 3 बच्चों को दे रहे हैं, सपोज ए बी सी को, ठीक है, तो इनके सॉल्व करने के जो चांस होंगे, चांस और इवेंट जो क्या होगी आपकी, या प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। चलो ये हम कंसेप्ट समझना जरूरी था, ठीक है। अच्छा अब बेटे हम बात करते हैं फेवरेबल केसेस, ये बहुत जरूरी है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी जिन केसेस में प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी पूछता है, वहां पर हम फेवरेबल केसेस और इवेंट्स निकालते हैं। क्या होता है, द नंबर ऑफ केसेस favorable to an event in a trial is the number of outcomes which entail the happening of the event, or the cases which entail the happening of an event are said to be favorable to that event। जैसे बेटे आपने फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, और हम पूछें आपसे व्हाट इज द फेवरेबल केसेस व्हेन वी गेटिंग हेड और टेल, तो हेड का बता दो कितना होगा, एक ही तो फेवरेबल केस होगा, जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो क्या आ सकता है आपका, हेड एंड टेल। अब आपसे पूछे, वो एक ही पूछेगा, या तो हेड पूछेगा या टेल पूछेगा आपसे ना, तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे, इन ए सिंगल टॉस में क्या बनेंगे आपके, 1-1 बनेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, इन ए ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ड्रॉइंग एन एस इज 4। 4 क्या होगा, क्योंकि एस कितने होते हैं आपके, एस 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने बने आपके, 4 एस हो सकते हैं आपके, ठीक है। और ड्रॉइंग ए स्पेड इज 13, अगर आप स्पेड कार्ड निकालोगे, स्पेड कार्ड का आपने नाम मेंशन नहीं किया, तो आप क्या होगा 13 फेवरेबल केसेस बनेंगे आपके, ठीक है। एंड ड्रॉइंग ए रेड कार्ड इज 26, रेड कार्ड आपके कितने होते हैं आपके, है ना, हार्ट एंड डायमंड वाला होता है ना आपका रेड कार्ड, तो आपके 26 होंगे आपके, क्लियर है। अच्छा, इन थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू गेटिंग सम 5 इज 4। अब बेटे ये गेटिंग सम इज 4 लिखा है ना, गेटिंग सम इज 4 है, तो आप निकालते कहते हो, देखो अगर आपने 2 डाइस थ्रो की है तो देखो इस तरह से देखना, इसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे है इसको देखने का, ठीक है। हमें सम कितना लाना है, सम लाना है 5, तो बेटे जब भी हमें देखना होता है तो हम 2 डाइस होते हैं, तो ये फर्स्ट डाइस हो गया आपका, है ना, ये आपका सेकंड डाइस हो गया, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डाइस से, फर्स्ट डाइस पे तो हम लेते हैं लीस्ट नंबर, हमने यहाँ पे लेते हैं लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 होगा इसमें, है ना बेटे। अब इसमें देखेंगे हम 1 में क्या ऐड करें हमारा सम 5 हो जाए, बताओ 1 में क्या ऐड करें हम, 1 में 4, है ना, 1 में हमने 4 ऐड किया तो सम क्या बन जाएगा हमारा, 5 बन जाएगा, तो फर्स्ट वाला क्या बना आपका 1 4, जो फर्स्ट जो फेवरेबल केस बनेगा आपका 1 4, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे बेटे, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे,
अब देखो जो जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट डाइस पे जो पॉइंट है उसको आप तो 1 इंक्रीज करो, आप इसको तो 1 इंक्रीज करोगे, और सेकंड वाले को 1 डिक्रीज करोगे, ठीक है। इसको 1 प्लस किया तो ये बन जाएगा आपका 2, और ये क्या बन जाएगा आपका 3। देखो सम 5 ही रहेगा, है ना। अगेन अब फर्स्ट वाले को 1 इंक्रीज करना है आपको, और सेकंड वाले को 1 डिक्रीज करना है, ठीक है। 1 इंक्रीज किया तो ये बन जाएगा आपका 3, इसको डिक्रीज करोगे तो बन जाएगा आपका 2। अगेन फर्स्ट वाले को इंक्रीज बाय 1 एंड सेकंड वाला जो है ना, सेकंड प्लेस उसको डिक्रीज बाय 1, सो दिस बिकम्स 4 2। हमने कहां से स्टार्ट किया, 1 2 से 1 4 से स्टार्ट किया ना बेटा, अभी एक बार और हो जाएगा। इसको इंक्रीज बाय 1, उसको डिक्रीज बाय 1 करोगे तो क्या बनेगा आपका, नेक्स्ट बन जाएगा आपका 5, नहीं बेटा गलत लग गया, सॉरी गलत लग गया बेटा, गलत यहीं पे गलत हो गया। देखो 3 2 बना और इसको इंक्रीज बाय 1 करोगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। ये गलत लग गया, इसको देखिए, जब आप इसको इंक्रीज बाय 1 करोगे दिस बिकम्स 4 एंड डिक्रीज बाय 1 दिस बिकम्स 1। क्लियर। तो ये आपके 4 पॉसिबल, तो लिखेंगे कैसे बेटा, डायरेक्ट लिख दोगे तो कैसे लिखोगे, सीधे सीधे देखो 1 4 लिख दिया आपने, है ना। एक बार में लिखना है आपको, इस पे कैसे लिखोगे बेटा, आप देखो ये पता लग गया आपको, कॉमा लगा दो, है ना। तो इसको लिख दो 1 है ना, फिर इसको 2 लिख दो 2, ठीक है, कॉमा लगा दो, ये 3 कॉमा लगा दो, 4 लिख दो, है ना, बस, ठीक है ना। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, 1 से 4 तक लिख दिया, 1 2 3 4। अब देखो बेटा यहाँ से 1 2 3 इस तरह से लिख दो आप, तो ये डालेगी आपको, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, 4 फेवरेबल केसेस बनेंगे इसमें, ठीक है। क्या बनेंगे, 1 4 4 1 2 3 3 2। क्लियर। तो बेटा ये आपके होते हैं फेवरेबल केसेस। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब हम देते हैं क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है। अभी हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, मैथमेटिकल और क्लासिकल और प्रायोरी डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जो बेटे आप लोगों ने 10th में पढ़ रखी थी वो डेफिनेशन दे रहे हैं पहले हम प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। क्या है, इफ इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और ए ट्रायल, if a random experiment or a trial there are an exhaustive, mutually exclusive and equally likely events out of which m are सर स्क्रीन favorable to the, अपडेट नहीं हो रही। if a random experiment or trial there are an exhaustive, mutually exclusive and equally likely events out of which m are favorable to the happening of the event A, then probability of happening of A is denoted by PA and defined as, the probability of happening of the event A is denoted by PA and defined as, कैसे डिफाइन करते हो, the number of favorable cases to A upon total number of exhaustive cases, or number of favorable cases of the event A is denoted is M, and total number of exhaustive cases are n, so the required probability becomes m by n। क्लियर है। क्या होता है आपका, probability of the event A is number of favorable upon total number of exhaustive cases, total number of exhaustive cases, ठीक है बेटे। फेवरेबल केसेस हमारे m हैं, टोटल नंबर एग्जिस्ट केसेस हमारे n है, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट A इज डिनोटेड बाय PA एंड डिफाइंड एज PA इज इक्वल टू m by n। बेटे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपका जो आप पढ़ रखे थे। अच्छा, अब बेटे यहाँ पे देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस क्या होते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो बेटे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस में से ही हम लेते हैं फेवरेबल केसेस, है ना। तो क्या होता है, ये वैल्यू जो वैल्यू है ना बेटे, और अच्छा, और फेवरेबल केसेस भी आपके क्या होंगे, हमेशा क्या होते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। एंड लेस देन इज इक्वल टू, तो m इज लेस देन इज इक्वल टू n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो भी हैं आपके लेस देन इज इक्वल टू n होते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप पूरे को n से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, दिस बिकम 0 बाई n इज लेस देन m बाई n इज लेस देन 1, ठीक है। 0 बाई n इज 0, दिस इज प्रोबेबिलिटी PA लेस देन इक्वल टू m। क्लियर है बेटे। तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से
यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी केस बनाएंगे व्हेन p इज इक्वल टू 0, pa इज इक्वल टू 0, व्हेन pa इज इक्वल टू 1 एंड pa लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है बेटा, इनके हम पर्टिकुलर केस है, pa इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा एक अलग केस है आपका, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0, दैट मींस दैट इवेंट इज नोन एज द, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट और एम्प्टी इवेंट्स है ना। अच्छा, pa इज इक्वल टू 1, दिस इज सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। ठीक है, रिमार्क नंबर 2 में हमने बता रखा है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमार्क नंबर फर्स्ट। देखो बेटा, द नंबर ऑफ केसेस इवेंट ए विल नॉट हैपन। देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारी कितनी, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हमारे n है, ठीक है, एन टोटल नंबर ऑफ n है हमारे, और n में से हम हैपन वाले सबट्रैक्ट कर दो आप, तो क्या बचेगा, द नंबर ऑफ केसेस द इवेंट ए विल नॉट हैपन n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, thus the probability that the event A will not happen is denoted by PA. So PA bar is equal to number of not happen या number of non favorable cases to A। तो वो हमने क्या लिखे, n माइनस m, ठीक है, फेवर वाले केस हमने सबट्रैक्ट कर दिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस m बाई n, और 1 माइनस m बाई n इज PA। ठीक है, तो बेटे हम क्या बना आपका PA प्लस PA बार मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट इज इक्वल टू 1। ये तो रिमार्क आपका फर्स्ट हो गया। रिमार्क सेकंड, ये हमने केस बता दिया, इफ PA इज इक्वल टू 0 देन A इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और इसी को बोलते हैं नल इवेंट। क्लियर, अच्छा, इफ PA इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी जनरली बेटे क्या होता है, बहुत रेयर केस में 1 आता है ना, जब 1 आ गया दैट मींस प्रोबेबिलिटी, आप देखा होगा प्रोबेबिलिटी जब क्वेश्चन करते थे तो आप देखा आंसर हमेशा 0-1 के बीच में आता था, बट जब PA प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की अगर 1 है दैट मींस the A is called a certain event or sure event। Remark third, the odds in favor of A is the ratio of the probability of happening and non happening। odds in favor, ठीक है बेटे, odds in against of A of any event A is the ratio of probability of non happening and the probability of happening। क्लियर, ये आपका रिमार्क 2 हो गया बेटे। अब रिमार्क थर्ड हो गया। आप रिमार्क 4, the probability happening of at least one of the event A1 A2 ... AN is equal to 1 minus probability of none of the events A1 A2 ... AN is happen। ठीक, बहुत इंपोर्टेंट रिमार्क है, सेम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा बेटे, रिमार्क फिर, द above definition of the probability fails when the number of outcome is infinite, that means not exhaustive and outcomes are not equally likely। क्योंकि बेटे इस कंडीशन की, इसकी यही कंडीशन है, अगर इक्वली लाइकली नहीं होगा तो ये डेफिनेशन आपकी है ना, क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाएगी। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरेटिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो आज हम आपको 11th जो 10th वाला ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बताएंगे आपको ना 10th बेसिस पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।